हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चिल विद बायो। लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में स्टडी किया था। उसकी जनरल इंट्रोडक्शन हमने कर ली थी, उसकी स्ट्रक्चर और साइज के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसकी सेल की स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सेल ऑर्गेनाइज किस तरह से है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उसके 3 फीचर्स होते हैं। 3 फीचर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इनके बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन तो लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग। ये सेल है, जो इसकी ये बाउंड्री है, जो बाहर ये बना रहा है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है, जो कि सेल कंटेंट को सेपरेट करती है। ठीक है, कहाँ से? एनवायरमेंट, जो सेल का बाहर जो एनवायरमेंट है उससे क्या करती है सेल मेम्ब्रेन? उसको सेपरेट करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? परमिट करती है कुछ चीज़ों को अंदर आने से और कुछ चीज़ों को बाहर ले जाने में भी ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, और जो ये इसकी परमिएबिलिटी, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी, जो इन एंड आउट होता है, जो भी सेल के अंदर कोई चीज़ें आ रही है, बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इट अलाउज एंड परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अंदर और बाहर जाने में कुछ चीज़ों को परमिट करती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी चीज़ों को अंदर बाहर जाने देगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सेल को हार्मफुल होती है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो ये एक फीचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है, सिलेक्टिव का मतलब क्या है? कुछ सिलेक्टिव चीज़ों, कुछ ही चीज़ों को मतलब परमिट करेगी, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगी। ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं हम सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, यहाँ पे है इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, therefore it is called a selectively permeable membrane। यहाँ तक क्लियर है? अभी नेक्स्ट है कि अभी ये आने तो दे रही है, अंदर आने भी दे रही है। ठीक है, अंदर भी आ रहा है सामान, बाहर भी जा रहा है। ठीक है, तो ये हो कैसे रहा है? ठीक है, कुछ तो चीज होगी जो इसको अंदर आने में हेल्पफुल कर रही है, कुछ बाहर जाने में हेल्प कर रही है। तो ठीक है, वो होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है? जब किसी भी चीज का, जैसे मान लो ये एक सेल है। ठीक है, सेल से जैसे अंदर हमारे कुछ, ये कितने मॉलिक्यूल हो गए? अलग कलर से बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि एक सेल है, इसके अंदर मान लो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9-10 के अराउंड इसमें कुछ मॉलिक्यूल है, जबकि एनवायरनमेंट में कम है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ किसी भी जैसे कोई भी सब्सटेंस है, लाइक कोई गैस है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया, यहाँ पे ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। तो मूवमेंट किस तरह से होगी? सेल के अंदर से सेल की बाहर की तरफ। ठीक है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो गैसेस होती हैं, ये आपने याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। गैसेस सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है? गैसेस सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर और बाहर आ जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गैसेस किस प्रोसेस के थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट होती है क्रॉस मेम्ब्रेन, तो वो होती है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो ये होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, ये मैंने आपको अभी बताया, हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? अभी कुछ से सिमिलर एक होती है दूसरी प्रोसेस, जो मैंने आपको कहा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है? इसमें भी मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन, इसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होती है, पर इसमें एक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है SPM, जिसे हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है ये लिक्विड के लिए होती है। ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस किस चीज के लिए होती है, वो लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। क्लियर है? ये देखिए सिलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू होती है, ये सिमिलर डिफ्यूजन के तरह ही सिमिलर होती है, पर इसमें लिक्विड का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल बाय SPM। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखिए इट ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ वाटर। ये मैंने आपको बताया कि लिक्विड वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ selectively permeable membrane called as osmosis। क्लियर है? The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in the water। अब जितनी कंसंट्रेशन होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, बाहर की तरफ को मूवमेंट होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, बाहर तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है पर अंदर कम है, तो क्या होगा, तब मूवमेंट कैसी होगी वाटर की, तब मूवमेंट कैसी होगी फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। जहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ से जहां पे कम है वाटर की कंसंट्रेशन उस तरफ को मूवमेंट होगी। अब यहाँ पे है वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो आउटर साइड टू इनर साइड। और इसके बेस पे जो है 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का वर्ड हाइपो जहां पे भी आता है वहां का मतलब होता है कि कम, किस जहां पे भी वर्ड हाइपो आएगा इसका मतलब है कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखेंगे, इफ द मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अब जो है सराउंडिंग एक सेल है, ठीक है, और ये सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और सेल में कम है, जैसे मान लो ये सेल में कम है और सराउंडिंग में बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। अब किसी भी डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट अगर ज्यादा है, अगर सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुत ही कंसंट्रेटेड। ठीक है, और अगर तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट कम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा है, डाइल्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर सराउंडिंग जो है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, वाटर गेन करेगा। अभी बाहर पानी ज्यादा है तो अभी मैंने आपको बताया तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। अगर बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही, वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो वाटर विल एंटर इनटू द सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर वाटर एंटर हो जाएगा। इस तरह की अगर आपकी सिचुएशन है तो इसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर है, सेल में कैसी है, बहुत ही कम मात्रा में पानी है, ठीक है, वाटर है। क्लियर है, और दूसरा है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। अगर अब देखिए, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। अब क्या है, ये कोई एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे भी
इतना ही मतलब वाटर कंटेंट है और बाहर सराउंडिंग में भी इतना ही वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, बाहर भी 5 मॉलिक्यूल वाटर है, अंदर भी 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ठीक है। तो क्या हो गया, मूवमेंट, नेट मूवमेंट क्या होगी, 0 हो जाएगी, कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, ना यहाँ पे ज्यादा है ना वहां अंदर। सेल के अंदर भी 5 मॉलिक्यूल है वाटर के और बाहर भी 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगी वाटर की, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें नेट मूवमेंट क्या होगी, ना अंदर आ पाएगा और ना बाहर जाएगा, ठीक है। नेट मूवमेंट क्या होगी, वो 0 होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। जहां पे भी वर्ड हाइपर आएगा, हाइपर का मतलब है ज्यादा, ठीक है, हाइपर का मतलब है ज्यादा। अभी फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, इसमें पानी का जो वाटर कंटेंट है, जो कंसंट्रेशन है पानी की, वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। इट्स नॉट विजिबल, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। और जो सराउंडिंग में जो कंसंट्रेशन है वो कम है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर अगर सेल के अंदर ज्यादा है तो सेल से बाहर वाटर आएगा जहां पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। इफ अ मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अब मीडियम में क्या है, ज्यादा मीडियम में क्या है, कम कंसंट्रेशन है पानी की, और सेल में क्या है, ज्यादा है, ठीक है। द सेल विल लूज इस वाटर। अब सेल क्या करेगा, लूज कर रहा है वाटर, सेल से बाहर पानी जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेल पानी को लूज कर रहा है। उस कंडीशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। और ये होगा किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू। अभी मैं आपको बता रही थी कि ऑस्मोसिस में इस तरह से मूवमेंट होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये होती है एक स्पेशल ऑस्मोसिस, क्या होती है, एक स्पेशल तरह की एक डिफ्यूजन ही है, ठीक है, डिफ्यूजन ही है पर ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर है। दोनों में क्या होगा, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सिर्फ ऑस्मोसिस में ये डिफरेंस है, एक एसपीएम और दूसरा वाटर। और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट जो होगा वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर है। इतना ही है जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में है, बहुत ही आसान है। और अब कुछ इंपॉर्टेंस होती है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक तो हो गया गैसेस के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, गैसेस की जो मूवमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, थ्रू डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो ये है, unicellular freshwater organism and the most of the plant tend to gain water through the osmosis। अब unicellular जो fresh water organism है, उनको water की अगर ज़रूरत है वो किसके थ्रू लेंगे, थ्रू osmosis। और plant में भी osmosis के थ्रू ही water वो जो water जो absorb करते हैं plant through roots, वो भी किसके थ्रू होता है, थ्रू osmosis, क्लियर है। और डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। और एंड वाटर, अब ये नहीं होता है कि डिफ्यूजन सिर्फ गैसेस का होगा, डिफ्यूजन वाटर का भी होता है, ठीक है। सिर्फ ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर, और डिफ्यूजन में गैसेस एंड वाटर दोनों, और सॉलिड भी इसमें ही आ जाता है डिफ्यूजन में। और नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की। इसकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, लिपिड बाय लेयर की फॉर्म में होता है, बाय मतलब सॉरी, लिपिड बाय लेयर की फॉर्म में होता है। बाय का मतलब क्या होता है, टू, दो लेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि ये लिपिड की लेयर है, इस तरह से होती है,
और ये एक लेयर हो गई, ठीक है, और ये सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर हो गई लिपिड की, ये भी लिपिड की लेयर है, ठीक है, और ये भी लिपिड की लेयर है। और इसमें कहा कि प्रोटीन, अब प्रोटीन कहाँ है, प्रोटीन या तो एम्बेडेड होगा पूरी मेम्ब्रेन में, या तो पेरिफेरी पे, मतलब आउटर सरफेस पे ऐसे ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन है, इस तरह से प्रेजेंट होगा, ये भी प्रोटीन ही है, क्लियर है। तो ये क्या बनाता है, ये मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है। और एक यहाँ पे आपको एक टर्म है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब क्या होता है, द वर्ड एंडो डिनोट्स, एंडो मतलब अंदर, ठीक है, अंदर आ रहा है, इनसाइड। जब सेल क्या है, किसी चीज को अंदर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर ले लेता है, उस चीज को क्या कहते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि कोई अगर सेल है, ठीक है, कोई मटेरियल अगर अंदर आ रहा है, कोई मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, वो क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। कोई सेल कोई चीज को क्या कर लिया है, एनगल्फ कर लिया है, ठीक है, अच्छे से बनाती हूँ। एक सेल है, इसने एक ऐसा पाउच सा बना लिया, ठीक है, जिसमें क्या आ जाएगा, ये जो मटेरियल है ये आ गया, और ये अब पिंच ऑफ होके ऐसे वेसिकल बना के अंदर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गई, एंडोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर, एनगल्फ करेगा, सेल के अंदर कोई मटेरियल आ रहा है, कोई फूड पार्टिकल आ रहा है, कोई भी चीज आ रही है सेल के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होती है, एंडोसाइटोसिस। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आल्सो अनेबल्स, अब ये किसके थ्रू पॉसिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैंने आपको बताया ना, ये इस तरह से एक पाउच की तरह का, एक पाउच की शेप बना देगा, ये क्यों, कैसे पॉसिबल होगा, अगर सेल फ्लेक्सिबल है तभी वो ऐसे बेंड हो पाएगी, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, फ्लेक्सिबिलिटी किस में हेल्प करती है, इन एंडोसाइटोसिस एज वेल। तो flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf the food and other material from external of the environment, such process is known as endocytosis। और जो अमीबा होता है, अमीबा जो होता है वो फूड का जो एक्विजिशन है, फूड को एक्वायर करता है, लेता है फूड को थ्रू एंडोसाइटोसिस, ठीक है। वो इसी तरह से एक कोई फूड पार्टिकल आएगा, फिर ऐसे एक बैग सा सैक सा स्ट्रक्चर बना देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें वो एंटर हो जाएगा और अंदर एक वेसिकल के फॉर्म में, एक पाउच के फॉर्म में वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा, एक तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, एक तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, सेपरेट करती है जो भी सेल का कंटेंट है उसको सेपरेट करती है, एंट्री एंड एग्जिट को अलाउ, मतलब कोई भी मटेरियल उसके एंट्री एंड एग्जिट को परमिट, मतलब उसके एंट्री और एग्जिट को देखती है, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल है। ये इसके कुछ मेन फीचर्स हो गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और उसके बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू जो भी मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन में गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, इन सभी का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ऑस्मोसिस में सिर्फ लिक्विड मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू अ मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्लियर है। और उसके बाद हमने पढ़े 3 तरह के सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन कितने तरह के हमने पढ़े, 3 तरह के, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सेल वॉल है, ठीक है। जब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लांट में एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है, वो होती है सेल वॉल। अभी प्लांट क्या है,
एक प्लांट है, ठीक है। जैसे अभी हम जो इंसान है, ठीक है, हमें क्या एक बहुत ही अच्छा, हम अपने घर में रहते हैं, हम जैसे अगर सर्दी आ रही है तो स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट को क्या है, वो एक तो एक ही जगह पे है, और उन्हें क्या है सारा देखना पड़ता है, अगर बारिश हो रही है तभी वो बाहर है, ठीक है। तो उन्हें क्या पड़ती है, थोड़ी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत है, ताकि उनकी जो उनका प्लांट का जो शरीर है वो अच्छे से रहे, तो ठीक है। तो एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग नोन एज सेल वॉल। जैसे कि ये अगर हमारा सॉरी ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, शॉर्ट में लिख रही हूं मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाहर एक क्या है, एक और कवरिंग प्रेजेंट है प्लांट सेल में, ठीक है। फंजाई में भी वैसे होती है ये सेल वॉल, क्लियर है। ये सिर्फ प्लांट में नहीं होती है, फंजाई में भी होती है। इसे हम कहते हैं, जो आउटर कवरिंग है इसे हम कहेंगे सेल वॉल, ठीक है। ये क्या है, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, और ये आउटर वाली हो गई सेल वॉल, ठीक है। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल किससे बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द प्लांट, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर through osmosis there is shrinkage of the and contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis, ठीक है। जैसे अगर हम जब भी अगर ये हमारा सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। जो अगर इससे सेल, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल सेल, ठीक है, विद द न्यूक्लियस, ठीक है। ये एक नॉर्मल सेल है। अगर ये वाटर लूज करेगा, अगर इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया वाटर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी श्रिंक हो जाएगा, जो अंदर का कंटेंट है ना वो श्रिंक हो जाएगा। ये तो इस तरह की रहेगी, सेल वॉल श्रिंक नहीं होगी, जो इसका कंटेंट है वो इस तरह से श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। जब नॉर्मल सेल वाटर लूज करता है, उस कंडीशन में जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। और ये प्लांट सेल के केस में होता है, क्लियर है। ये आपको सेल वॉल के बारे में इधर था, यहाँ पे और दिया है, cell wall permit the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting, ठीक है। ये सेल वॉल क्या करती है, अभी अगर हम किसी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब सेल में क्या है, ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इस पे हमने एक सेल रख दिया है, ठीक है। सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगा, जो सेल होगा उसमें पानी का कंटेंट कम होगा और बाहर क्या होगा, ज्यादा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेल के अंदर पानी आता रहेगा, ठीक है। वाटर का कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इस केस में क्या है, अब पानी भरता जाएगा सेल में, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये इतना था, अब इतना बड़ा हो गया, स्वेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्वेल हो गया। अब सेल वॉल क्या करती है, प्रिवेंट करती है इसको बर्स्ट होने से, मतलब बर्स्ट मतलब फटने से इसको बचाती है,
ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? और ये था सब कुछ अबाउट सेल वॉल। ठीक है, अभी नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस कैरी जेनेटिक मटेरियल। ये आपने याद रखना है, न्यूक्लियस क्या कैरी करता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब हमारा डीएनए। डीएनए कौन कैरी करता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। ठीक है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है कुछ इस तरह से। ये क्या है? डबल कवरिंग है। अब आप सोचेंगे कि मैं इस तरह से इसमें स्पेस क्यों दे रही हूँ? इसका भी एक रीजन है, ये है। ठीक है, डबल कवरिंग। डबल का मतलब ये आउटर कवरिंग, आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे एक पोर सा बनाया है, स्पेस सा बचा है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये एक पोर है न्यूक्लियस का, तो इसको न्यूक्लियर पोर कह दिया। ठीक है, और ये क्या है? ये पूरा क्या, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर। ठीक है, विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड। ठीक है, सिर्फ इनसाइड नहीं, आउटसाइड को भी होता है। अगर कोई, जैसे कोई मटेरियल है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ सकता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ सकता। कुछ लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं जो सीधे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं आ सकते हैं। लार्ज मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये क्या करते हैं? लार्ज सब्सटेंस के एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो मैंने अभी आपको बताया, डीएनए। डीएनए जो है कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट मतलब टाइट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये न्यूक्लियस है, ये कॉइल कॉइल डीएनए, सॉरी, डीएनए कॉइल 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 होके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, which is visible as rod shape structure। ठीक है, और ये विजिबल होता है जब सेल डिवाइड होने लगता है ना, ठीक है, तभी ये विजिबल होता है। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? जो क्रोमोसोम होता है वो किससे बना है? डीएनए से बना है, प्रोटीन से बना है। अब मैंने आपको कहा कि कुछ इस तरह की कॉइलिंग होती है। ठीक है, ठीक है, ये कॉइलिंग जो है, ये जैसे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कई बार इस तरह से। एक प्रोटीन है, ठीक है, इसके अराउंड जो, सॉरी, ये एक क्या है? एक प्रोटीन है, इसके अराउंड इस तरह से प्रोटीन
ऐसे कॉइल होके एक स्ट्रक्चर बना देती है, इस तरह से इसके अराउंड कॉइल हो जाती है जो प्रोटीन के अराउंड, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम है वो किससे मिलकर बना है, एक तो डीएनए और दूसरा प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या करता है, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, पूरी हमारी बॉडी की इंफॉर्मेशन डीएनए में ही होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो इसका फंक्शनल सेगमेंट होता है जो कि काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन। अब जो डीएनए है, ठीक है, जैसे ये हमारा कुछ डीएनए है, ठीक है, ये कंप्लीट डीएनए है। जरूरी नहीं है ये जो पूरा डीएनए है ये जो है इंफॉर्मेशन सारी कैरी नहीं करता, इसमें कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि इतना सा कोई रीजन है, ठीक है, ये कोई इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, जैसे कि आपके बाल का कलर, ठीक है, हेयर कलर, वो कौन डिटरमाइन करेगा, ये एक जीन होगा, ठीक है, ये क्या है, एक जीन है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन कलर का, ये एक जीन है जो कि कोई इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है, फंक्शनल सेगमेंट होता है ऑफ द डीएनए। इन द सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब जैसे क्रोमोसोम मैंने आपको कहा कि डीएनए कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस मतलब टाइटली पैक हो जाएगा, तो वो क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा। पर ये क्रोमोसोम तभी बनेंगे जब सेल डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, तब क्या बनेगा, क्रोमोसोम बनेगा। पर अगर सेल को डिवाइड नहीं होना है तो वो किसकी फॉर्म में रहेगा, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन ऐसे थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे डीएनए के ही, ये मतलब डीएनए के कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक विजिबल कैसे होते हैं, एनलार्ज्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये किस तरह से होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, क्लियर है। द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ कॉइल होके प्रोटीन के साथ, जैसे कि एक प्रोटीन है उसके साथ डीएनए जो कॉइल होके क्या बना देगा, ये तो बहुत ही डर्टी सा हो गया, मैं दोबारा बनाती हूँ, ठीक है, ये एक हमारा प्रोटीन हो गया, इसके अराउंड इस तरह से कॉइल होके ये क्या बना देगा, क्रोमोसोम बना देगा, ठीक है। क्रोमोसोम कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से आर्म होती है इसकी, ये दो आर्म हो गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, द न्यूक्लियस प्लेज सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेल की रिप्रोडक्शन, सेल की रिप्रोडक्शन मतलब सेल का जो है रिप्रोड्यूस करना, वो कौन मतलब उसमें कौन प्ले करता है रोल, न्यूक्लियस, ठीक है। सिंगल सेल, एक सिंगल सेल डिवाइड होके कितने बनाएगा, टू सेल, ठीक है, वो क्या हो गया, वो प्रोसेस क्या हो गई, रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म्स टू न्यू सेल्स, ठीक है। तो वो इस सेल, इसमें कौन हेल्पफुल होगा, न्यूक्लियस, क्लियर है। और ये देखिए, इन सम organisms sorry like bacteria and the nuclear region of the cell may be poorly defined due to absence of nuclear membrane, ठीक है। अब देखिए, जो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आपने पढ़े होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोट और दूसरे होते हैं यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोकैरियोट में कौन होंगे, बैक्टीरियाज, ठीक है। तो यूकैरियोट में हम प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारे क्या है, एनिमल, चलो ह्यूमंस का एग्जांपल ले लेती हूँ, एनिमल्स हम क्या है, यूकैरियोट है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, ठीक है, पुराना कुछ, पुराने तरह का कोई, ठीक है। कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियोट वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब, कैरायन का मतलब होता है
ठीक है, उसका मतलब न्यूक्लियस से होता है। ठीक है, जिसमें कोई पुराने तरह का न्यूक्लियस है। पुराने तरह का न्यूक्लियस से मतलब है कि जिस न्यूक्लियस में ये कोई न्यूक्लियस है, सॉरी, न्यूक्लियस में क्या है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कुछ इस तरह से कॉइल अप होके एक स्ट्रक्चर बना लेता है, पर उसके अराउंड क्या है, मेम्ब्रेन, अराउंड एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट। ठीक है, और उस दूसरे हाथ में है हमारे पास यूकैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है, यू का मतलब ट्रू, और कैरियोट, कैरायन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, न्यूक्लियस। ठीक है, जिस न्यूक्लियस में आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, ये क्या है, हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी वो क्या होता है, यूकैरियोट, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। क्लियर है, और यहाँ पे भी आपको वही लिखा हुआ मिलेगा। और न्यूक्लियोइड एक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एक डेंस सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड। और जो न्यूक्लियस का ये जो ग्राउंड मटेरियल होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म है वो सेल का, सेल के जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस का ग्राउंड सब्सटेंस हो गया उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, द सेल लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोट और कैरायन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और ऑर्गेनिज्म जिनके क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस में। ठीक है, वो कैसे हो गए, यूकैरियोट। ठीक है, इसमें यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियोट का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। क्लियर है, और जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं वो इसमें मैं डिफरेंस आपको अलग से करवा दूंगी। क्लियर है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ना, उनमें साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज का मतलब है जैसे कि ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्पेस, लेट मी इरेज समथिंग। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, जैसे इसके अलावा गोल्जी बॉडी हो गई, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सभी क्या होती है, ये सभी होती है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज। ये सब प्रोकैरियोट में, सॉरी, ठीक है, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं हम। प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये सभी एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोट में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो, देखो, ये प्रेजेंट होती है यूकैरियोट में। मैनी फंक्शन सच ऑर्गेनेलिज आर परफॉर्म्ड बाय पोअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बता दिया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। जो भी सेलुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज होती हैं, ये सब प्रोकैरियोट में एब्सेंट होती है। और एक न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, वो भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट के केस में। जबकि यूकैरियोट के केस में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिलेगी और जो ऑर्गेनेलिज हैं वो भी मिलेगी। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल है, इसका डिफरेंस भी कई बार आ जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की डिफरेंशिएशन भी आ जाती है, तो ये आप अच्छे से करेंगे। और इसके बाद हमारे पास साइटोप्लाज्म, और इसमें
अब हम साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे और रेस्ट जो ऑर्गेनली है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अभी हम साइटोप्लाज्म को कर लेते हैं। ठीक है, जो लार्ज रीजन होता है ईच सेल में, ठीक है, उस जो जिसको सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, कवर करती है। जैसे कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, सेल ये क्या है, बहुत गंदा बन गया यार, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस। जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कंटेंट है, ठीक है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर है? ठीक है, साइटोप्लाज्म वो रीजन होता है जो कि कैरी करता है सभी ऑर्गेनेलिज को, और जो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है वो पार्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म। और ये जब ये हम स्टेनिंग करते हैं तो ये लाइट स्टेन होता है, ठीक है, तो लाइट स्टेन जो भी पार्ट होगा सेल का वो कौन सा होगा, साइटोप्लाज्म। जब हम आप किसी चीज़ की माउंट, मतलब अगर आप किसी चीज़ की स्लाइड वगैरह प्रिपेयर करोगे, जैसे अनियन पील की कर दी, ठीक है, तो जो जब आप सेल को जो आपने बनाओगे स्लाइड, उसको अगर जब आप ऑब्जर्व करोगे, जो डार्क स्टेन रीजन होगा वो न्यूक्लियस होता है, और जो लाइट स्टेन होगा रीजन वो साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, ये फ्लूइडी सा होता है, ठीक है, द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फ्लूइडी सी नेचर का होता है, फ्लूइडी मतलब थोड़ा सा वाटरी, वाटरी कंसिस्टेंसी का एक जो पार्ट होगा, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन, क्या कंटेन करता है, अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनलीज को कंटेन करेगा, ठीक है, जो कि परफॉर्म करेगी अलग अलग फंक्शंस। जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो क्या होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एटीपी जनरेट करने का काम करेगी, ठीक है। वैसे ही सभी क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसी तरह से सभी अपनी अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। The cell organelles are enclosed by the membrane. सेल ऑर्गेनलिस जो होगी वो किससे कवर होंगी, मेम्ब्रेन से कवर होंगी, ठीक है। और ये अब आएगा सेल ऑर्गेनलिस के बारे में, इसके बारे में सेल ऑर्गेनलिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वैसे भी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो ऑर्गेनलीज है, सेल ऑर्गेनलीज, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, ये गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लास्टिड होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड है, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको अभी यहाँ तक जितना भी हमने स्टडी किया, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।